नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, विश्व के प्रतिनिधियों को देवभूमि उत्तराखंड में आने के लिए, इस सम्मेलन का आयोजन करने के लिए मैं प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमें ये महान अवसर मिला है, बड़ा मौका मिला है, जो निश्चित रूप से उत्तराखंड को आयुर्वेद के क्षेत्र में पूरी दुनिया के लोगों के बीच जानने का मौका देगा। कई प्रतिनिधि आज देहरादून आए हैं, लगातार 4 दिनों तक यहां पर मंथन करने वाले हैं। वहीं उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि आयुर्वेद कांग्रेस में प्रतिभा करने वाले सभी लोगों से आयुर्वेद की ओर ज्यादा जानकारियां मिल पाएंगी, इस दिशा में ज्यादा जागरूकता बढ़ पाएगी। उत्तराखंड के लिए इतना बड़ा आयोजन यहां पर हो रहा है, आयुर्वेद की संभावनाओं को ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम और ज्यादा बढ़ाएंगे, ये उम्मीद उन्होंने जताई। विश्व के प्रतिनिधियों को देवभूमि उत्तराखंड में आने के लिए एक सम्मेलन आयोजित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि हमको ये बड़ा मौका मिला है, जिससे निश्चित रूप से देवभूमि उत्तराखंड को आयुर्वेद के क्षेत्र में पूरे विश्व में लोगों को पूरे विश्व में जाने का अवसर मिलेगा। अनेक प्रतिनिधि जो आज देहरादून उत्तराखंड आए हैं और 4 दिनों तक लगातार यहाँ पर मंथन करने वाले हैं, वैद्य हैं, विशेषज्ञ हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में लंबा जिनका अनुभव है, वो सभी मिलकर एक मंथन करेंगे और उस मंथन चिंतन से एक अमृत निकलेगा और वो अमृत हमारे राज्य के लिए भी, देश के लिए भी और पूरी दुनिया के सभी प्राणियों के लिए एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। मैं इस सम्मेलन की सफलता के लिए सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। सर, उत्तराखंड देवभूमि है और जिस तरीके से आयुर्वेद को लेकर यहाँ ऋषिकेश से लेकर तमाम जगह लोग आते हैं, और अब जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो आज से शुरू हुआ है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि आप कार्यक्रम में भी मौजूद थे, तमाम विशेषज्ञों ने भी अपनी बातें रखी। देखिए, उत्तराखंड राज्य में इस 10वें विश्व आयुर्वेद सम्मेलन और आरोग्य एक्सपो का होना एक बहुत बड़े गर्व की बात है। और आप जानते हैं कि देवभूमि है, यहाँ जड़ी बूटियों का भी ये प्रदेश हम कह सकते हैं, आयुर्वेद के रूप में भी यहाँ का जिस प्रकार से इसको जनक माना जाता है उत्तराखंड को, और आज पूरे विश्व भर से लगभग 54 देशों से यहाँ विशेषज्ञ लोग, अन्य लोग यहाँ आए हैं। तो निश्चित रूप से 4 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, अन्य बहुत से लोग यहाँ उपस्थित थे और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद विशेष रूप से इसमें रहा है। विज्ञान भारती के माध्यम से होने वाला ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। और जो हमारे यहाँ पर आयुर्वेद 2024 का भी उद्घाटन यहाँ पर हमने अभी किया, और आप देख रहे हैं कि लोगों में बहुत सारा आयुर्वेद के बारे में उत्साह है। लगभग 6000 से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आने वाले 4 दिन में लगभग 25-30 हज़ार तक लोग इस एक्सपो में यहाँ पर आएंगे। और यहाँ का जो भी आयुर्वेदिक लोगों के जो भी स्टॉल लगेंगे, लगभग 350 स्टॉल है, तो सभी स्टॉल का भी लोग वहाँ पर लुत्फ लेंगे और वहाँ से अपनी दवाइयाँ वगैरह का ज्ञान प्राप्त करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा ये कार्यक्रम होने से जो हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की मंशा थी कि जो हमारी देश की प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति जो है हमारा आयुर्वेद, वो दुनिया के हर कोने में जाए। निश्चित से ऐसे कार्यक्रमों से हमारे आयुर्वेद को दुनिया के कोने कोने तक ले जाने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड को साल 2025 तक सशक्त बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए सीएम धामी ने मोर्चा संभाल लिया। सीएम धामी ने देहरादून में राज्य सचिवालय में शक्ति उत्तराखंड 2025 के तहत योजनाबद्ध फर्म मेंटेनेंस के कार्यों की समीक्षा की, निगरानी बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।
धामी कैबिनेट ने राज्य खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब खेल विश्वविद्यालय के निर्माण की बड़ी अड़चन दूर हो गई। बता दें, राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक को सरकार ने गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान पारित किया था, लेकिन राजभवन ने इस विधेयक पर कुछ आपत्तियां लगाते हुए इसे लौटा दिया था। इसके बाद अब राजभवन की आपत्तियों को दूर करते हुए इस विधेयक के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्या ने संशोधित खेल विश्वविद्यालय अधिनियम को कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री धामी का पूरी कैबिनेट का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, अध्यादेश को मंजूरी मिलने से जल्द ही अब प्रदेश के खिलाड़ियों के हित में विश्वविद्यालय की स्थापना का काम पूरा कर दिया जाएगा। आज कैबिनेट में माननीय गवर्नर साहब की तरफ से जो विश्वविद्यालय एक्ट पूर्व में विधानसभा से पारित होकर गवर्नर हाउस पहुंचा था, उसमें गवर्नर हाउस की तरफ से कुछ आपत्तियां लगकर वापस विधायी को पहुंचा था और विधायी में पहुंचने के बाद में फिर विभाग के पास पहुंचा और आज मुझे आपको बताते हुए बेहद खुश हो रहा है और काफ़ी बेहद खुशी है कि आज उस प्रस्ताव पर जैसे माननीय गवर्नर साहब के दिशा निर्देश थे, उसमें जो आपत्तियाँ थी उसका जो समाधान था, उसी अनुरूप जो है उसे अध्यादेश के रूप में विभाग ने प्रस्ताव बनाते हुए विधायी से उसे कराते हुए आज कैबिनेट के माध्यम से उसको अध्यादेश के रूप में जो है आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान करी। निश्चित रूप से जो संशोधन उसमें किए गए थे उस संशोधन को स्वीकार करते हुए कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाने के बाद में शीघ्र गवर्नर हाउस जाएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द जो है संशोधित हमारा यूनिवर्सिटी एक्ट गवर्नर साहब की अपेक्षा के अनुरूप जल्दी ही राजभवन से स्वीकृति मिलेगी और निश्चित रूप से खिलाड़ियों के हित में जो यूनिवर्सिटी एक्ट हम लोग बना रहे थे वो अपना मूर्त रूप लेगा। आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी अचानक रुड़की पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया वो निजी कार्यक्रम के तहत हरिद्वार जिले में आई थी। इस दौरान ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी के आवास पहुंची। राकेश गिरी को कोटद्वार नगर निगम का चुनाव प्रभारी बनाने पर उन्होंने कहा कि वो उनसे चुनाव को लेकर बातचीत करने के लिए आई थी। उन्होंने कहा जल्द ही निकाय चुनाव किए जाएंगे। प्रयागराज में होने वाले कुंभ को लेकर राजधानी देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस का मंत्री बेबी रानी मौर्य, लोक निर्माण राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि प्रयागराज के कुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार सब तरह की तैयारियां पूरी कर चुकी है। इस बार कुंभ में लगभग 46 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह को भी कुंभ में आने के लिए आमंत्रित किया गया है। साथ ही उत्तराखंड वासियों से कुंभ में आने के लिए कहा गया है, उन्हें भी आमंत्रण भेजा गया है। उनका कहना है कि कुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। राज्य सरकार कुंभ का सफल आयोजन करने में हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। देखिए, हमारे प्रयागराज में 2025 की महाकुंभ की बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और लगातार चल रही हैं। उसकी एक छोटी सी फिल्म अभी हमने दिखाई भी थी कि किस प्रकार वह टेंट सिटी बन रही है, हॉस्पिटल बन रहा है, खोए पाए का केंद्र बन रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के लिए और सुरक्षित कैसे हो कुंभ, इसके लिए लगातार हम डिजिटल से भी उसकी तैयारियां देख रहे हैं और अच्छे से अच्छा जितने भी हमारे पर्यटक आए, साधु संत आए और जो भी श्रद्धालु आए, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इस बात को ध्यान में रख के इस कुंभ की तैयारी हो रही है। मैम, किसी प्रकार की कोई उत्तर प्रदेश के अंदर 13 जनवरी से 29 फरवरी 2025 तक लगभग 45 दिन तक चलने वाला एक बड़ा आयोजन, जिसमें हम प्रयागराज में करने जा रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि 2019 में अर्धकुंभ था, उसकी दिव्यता और भव्यता भी हम लोगों ने महाकुंभ के समान ही की थी। मेरे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 22 करोड़ लोगों का आवागमन प्रयागराज के अर्धकुंभ 2019 में हुआ था। इस महाकुंभ में
हमारा ये मानना है कि लगभग 40 से 45 करोड़ लोग पधारेंगे। और मैं आज उत्तराखंड के अंदर यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहाँ के महामहिम राज्यपाल जी को अपनी वरिष्ठ मंत्री बेबी रानी मौर्य जी के साथ निमंत्रण देने अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन पर हम लोग यहाँ आए थे। हमने उनको भी आमंत्रित किया है, अपने मीडिया के बंधुओं को भी आमंत्रित किया है और यहाँ रहने वाले यहाँ की जनता को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है कि आइए। वहीं राज्यपाल द्वारा निकायों में ओबीसी आरक्षण के विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि आरक्षण के विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद है कि सरकार आरक्षण का रोस्टर भी आयोग को दे देगी और शीघ्र ही नगर निकाय के चुनाव करवा लिए जाएंगे। लेकिन लगता नहीं है कि सरकार शीघ्र नगर निकाय के चुनाव करवा पाएगी। इसके पीछे का कारण बताते नजर आए, घेरते नजर आए कि आरक्षण के आने में अभी समय है और गेंद सरकार के पाले में है। चुनाव करवाना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सरकार ऐसा लग रहा है इससे भागना चाह रही है। विधेयक को मंजूरी मिली है। आरक्षण का जो विधेयक गया था राजभवन, उसको मंजूरी महामहिम राज्यपाल महोदय ने दिया। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही सरकार आरक्षण का रोस्टर भी आयोग को देगी, सरकार प्रस्तुत करेगी और ये उम्मीद करते हैं शीघ्र ही नगर निकाय के चुनाव होंगे। लेकिन लगता नहीं कि सरकार जल्दी नगर निकाय के चुनाव करेगी, क्योंकि आरक्षण के आने में भी अभी समय है। फिर उसके बाद आपत्तियाँ आएंगी, उसके बाद भयंकर ठंड का प्रकोप भी है, बोर्ड के पेपर भी है, तमाम तरह की नई घटनाएं होंगी। देखना है सरकार किस तरीके से कार्रवाई करती है, क्योंकि गेंद सरकार के पाले में चुनाव कराना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि सरकार जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही है, चुनाव टालते जा रही है। देखते हैं कब तक चुनाव कराती है। हरिद्वार जिले की राजनीति में हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना के बाद अब पूर्व कैबिनेट और सांसद रहे अवतार भड़ाना की भी एंट्री हो चुकी है। बता दें आपको 17 दिसंबर को लक्सर में पूर्व कैबिनेट अवतार सिंह भड़ाना एक अपने जन्मदिन पर बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें कई साधु संतों को बुलाया जाएगा। राजनीतिक लोगों को आमंत्रित किया गया है, वो भी शामिल होने पहुंचेंगे। भड़ाना ने कहा उनका उत्तराखंड से काफी, साथ ही इस कार्यक्रम में सारे कार्यकर्ताओं भी एकत्रित होंगे और ये तय करेंगे कि चुनाव किसको कहां से लड़ना है, कहां पर किसके अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। उनके इस कार्यक्रम से जाहिर होता दिखाई देगा कि वो हरिद्वार की राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। यहां पर यहां की सियासत में वो दिलचस्पी ले रहे हैं। मैंने इस बार फैसला किया है और कि मैं हरिद्वार देवभूमि में अपना जन्मदिन मनाने का निर्णय किया है। मुझे उम्मीद है कि देश के बहुत ही बड़े शंकराचार्य, महात्मा, सिद्ध महात्मा और देश के अनेकों स्टेटों के लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए आएंगे और उस मौके पर मुझे बड़ी उम्मीद है। सदैव मेरा हमेशा मेरी समाज ने, लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, संत महात्माओं ने बड़ा आशीर्वाद देकर मुझे ताकत देने के लिए सदैव मुझे उम्मीद है कि इतने साधु संत और बड़े संत महात्माओं का और देश का के लोगों का एक बड़ा जमावड़ा होगा। मुझे आशीर्वाद देने के लिए इतने लोग उपस्थित होंगे, इसकी कोई ना कोई राजनीतिक कारण है, ना कोई और कारण है। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा के बाद अब शीतकालीन यात्रा को लेकर भी सरकार तमाम तरह की व्यवस्थाओं में जुटी हुई है, जिससे कि श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा पर आए, भगवान के शीतकालीन गद्दी स्थल पर पहुंच सके, वहां पर दर्शन कर सके। इसे लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा, प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया है। इसके लिए तमाम तरह की अरेंजमेंट्स इस समय की जा रही है। देखा जा रहा है कहाँ क्या कमी पेशी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और बीकेटीसी इस कार्य योजना पर काम करती गंभीरता के साथ इस दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, जिससे कि शीतकालीन चारधाम यात्रा को गति मिल सके।
है कि शीतकालीन यात्रा को लेकर के हमारे प्रदेश में पूर्व में भी प्रयास हुए हैं, लेकिन पहली बार के गंभीरता के साथ में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से शीतकालीन यात्रा को प्रयास किए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शीतकालीन यात्रा का औपचारिक शुभारंभ भी किया है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से जिस तत्परता के साथ में कार्य योजना तैयार की जा रही है शीतकालीन यात्रा को लेकर के और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा भी, तो स्वाभाविक रूप से इससे जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसको गति मिलेगी। और आप जानते हैं कि हमारे जो प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को और जो असीमित हमारे संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को पूरी तरीके से प्रदेश सरकार परीक्षण कर रही है, उस हिसाब से कार्य योजना अपनी तैयार कर रही है। निश्चित रूप से इससे हमारे जो शीतकालीन यात्रा है इसको गति मिलेगी और प्रदेश में के आर्थिकी में भी एक नया पहलू जुड़ेगा, रोजगार के नए संभावनाएं मिलेंगी और जो हमारे जो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र में खास करके रोजगार को लेकर के कठिनाइयां रहती। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने शीतकालीन यात्रा की सफलता के लिए धामी सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा सरकार के ये प्रयास राज्य की आर्थिकी के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा 12 मासा यात्रा को लेकर सरकार काफी गंभीर है, गंभीरता के साथ काम कर रही है। इसी के तहत यात्रियों को GVVN के होटलों में 25% रियायत, यात्रा मार्गों पर होटल, पार्किंग, खाने पीने, स्वास्थ्य आदि व्यवस्था को दुरुस्त करने का फैसला लिया गया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधना नहीं भूला। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी राज्य की आर्थिकी एवं रोजगार को बढ़ाने के लिए लगातार अनेकों कार्य कर रहे हैं और राज्य की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाने वाली चार धाम यात्रा शीतकाल में भी उनके प्रवास स्थलों से उसका शुभारंभ हो, वहां पर यात्रा सुचारू हो, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा केदारनाथ के प्रवास स्थल ऊखीमठ से इसका विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ भी किया गया है और इसके प्रोत्साहन के लिए अब यमुनोत्री के खरसाली से, गंगोत्री के मुखवा से और बद्रीनाथ के ज्योतिर्मठ जोशीमठ से भी यात्रा का और तेज गति के साथ शुभारंभ हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रीगण इन यात्राओं में वहां पर शामिल होंगे, यात्रा को प्रोत्साहित करेंगे। साल 2024 में अल्मोड़ा जनपद में जंगल की आग से 5 वन कर्मियों और 6 मजदूरों की मौत जैसी दुखद घटनाओं से सबक लेते हुए अल्मोड़ा प्रशासन ने इस बार पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी। वनाग्नि की घटनाओं को रोकने, जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए GM आलोक पांडे ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, वन विभाग के DFO, पुलिस, विद्युत विभाग के अधिकारी, ग्रामीण और बुद्धिजीवी शामिल हुए। DM ने सभी विभागों को वन अग्नि को लेकर सतर्क रहने, समय रहते ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। DM ने जोर देकर कहा वनाग्नि की रोकथाम के लिए विभागों के बीच समन्वय बनाना बेहद जरूरी है। उन्होंने ग्रामीणों को भी जागरूक करने और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। देखिए, वनाग्नि नियंत्रण की जो बैठक है उसको कराई जा रही है और इसमें एक PPT कराया गया वन विभाग की तरफ से। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय के द्वारा समस्त विभागों को निर्देशित किया गया कि ये जो वनाग्नि की घटनाएं होती हैं ये केवल वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें सारे विभागों को आगे आना पड़ेगा और दिल से आगे आना पड़ेगा, केवल खानापूर्ति नहीं की जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि पिछली बार जो घटनाएं हुई बिनसर में भी हुआ, जिसमें हमारे लगभग कुछ लोगों की डेथ हो गई। इसके साथ साथ जो हमारे जो नागरिक हैं उनकी भी डेथ हुई अलग अलग घटनाओं में। तो इन सब से हमने सबक ली है और इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि समस्त विभाग दिल से जुड़ें और आप सभी जुड़ें और जो वनाग्नि है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करें और ऐसी हताहत ना हो, यही हमारी उम्मीदें हैं। फायर लाइन की बात रामनगर में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी और पूर्व सैनिक कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने द्वारा वीर नारियों और पूर्व सैनिकों की बैठक को बुलाया गया। इस बैठक में सचिव भुवन सिंह डंगवाल ने वीर नारियों को और पूर्व सैनिकों को सम्मानित करने का काम किया, जिसमें से जब उनकी तरफ से कुछ समस्याएं वहां पर रखी गई उनका मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। पूर्व सैनिकों के द्वारा कैंटीन में होने वाली समस्या को देखते हुए एक मांग पत्र जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रेषित करके अन्य विभागों में भेजने की कार्रवाई भी की गई। हमारे जिला सैनिक अधिकारी श्री रमेश
अधिकारी हल्द्वानी पहुँचे थे। उस पर हमारी वीर नारियाँ और पूर्व सैनिकों के बीच में जो कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे कि पेंशन से लेकर के और अन्य जो समस्याएं हैं हमारे आश्रितों को लेकर के, उस पर आज कई मुद्दे थे, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा अपने कुछ तो सामने ही निस्तारण कर दिए गए और कुछ के लिए उनके द्वारा अभी आदेश दिए गए हैं जो कि जल्द ही पूरे करे जाएंगे। उसमें से खासतौर से जिन लोगों की पेंशन लिस्ट में स्पर्श के खाते में नहीं चढ़ी हैं उन पर बात की गई थी और उनके साथ में आई हुई टीम ICICI बैंक के श्री शिवम जी पहुँचे हुए थे, जिन्होंने अपने ICICI बैंक के अंदर जो अभी पेंशनरों को जो एक फ़ायदे दिए जा रहे हैं, जो पहले SBI बैंकों में जो कम प्राप्त हुए हैं, जैसे कि इंश्योरेंस जो होती है हम लोगों का या जो पेंशन पे जो हम लोगों का बढ़ोतरी होता है, उन चीज़ों पे अपनी बातें रखी गई और उसी मुद्दे पे आज बैठक थी और इस माह की बैठक थी और उसी बैठक में माननीय रमेश अधिकारी जी द्वारा सभी के समस्याओं का निस्तारण किया। उत्तराखंड में कुछ दिनों पहले IAS अधिकारियों के शासन में फेरबदल किए गए थे। अब उत्तराखंड शासन ने 5 IPS अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव का आदेश जारी किया। ADG अमित सिन्हा के पास अब केवल शासन में खेल विभाग की जिम्मेदारी रहेगी। राष्ट्रीय खेलों को देखते हुए उनसे CCTNS की जिम्मेदारी भी हटा दी गई। राजीव स्वरूप को पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं नवनियुक्त पुलिस महानिरीक्षक राजीव स्वरूप ने पदभार ग्रहण करते ही अपनी प्राथमिकताएं गिनवा दी। शीतकालीन चारधाम यात्रा और उत्तराखंड में होने वाले आगामी नेशनल गेम्स को उन्होंने काफी चुनौतीपूर्ण बताया। हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने खानपुर ब्लॉक कार्यालय पहुंचकर रीप के तहत स्थापित सिंघाड़ा प्रोसेसिंग प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने सिंघाड़ा फसल उत्पादन और प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को विस्तार से समझा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि किसानों को प्रोसेसिंग प्लांट संचालन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सिंघाड़ा लोडिंग और अनलोडिंग के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जिलाधिकारी के मुताबिक खानपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सिंघाड़े का उत्पादन होता है, लेकिन किसानों को उसका उचित दाम नहीं मिल पाता। सामान्य सीजन में सिंघाड़ा 20 से 25 रुपए किलो बिकता है, जो मुख्य सीजन में घटकर 10 से 15 रुपए हो जाता है। प्रोसेसिंग प्लांट से सिंघाड़ा आटा बनाकर पैक किया जाएगा, जो 100 से 150 रुपए किलो बिक सकेगा। किसानों को न्यूनतम 35 रुपए प्रति किलो का रेट सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे उनकी आय बढ़ पाएगी, उन्हें आमदनी और ज्यादा हो पाएगी। खानपुर ब्लॉक में रीप के अंतर्गत सिंघाड़ा प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है, उसी का निरीक्षण करने हम आए थे यहाँ पे। अब बेसिकली खानपुर इलाके में भारी पैमाने पे सिंघाड़े का उत्पादन होता है, लेकिन किसानों को सही दाम नहीं मिल पाता। सामान्य सीजन में 20 से 25 रुपये सिंघाड़ा बिकता है और लीन सीजन जब होता है तो उस टाइम 10 से 15 रुपये बिकता है। किसानों को सही दाम मिल सके, क्योंकि मार्केट में आप लोग भी देखते हैं 100 रुपये 150 रुपये बिकता है। सही दाम मिल सके, इसके लिए ज़रूरी है कि सिंघाड़े को प्रोसेस करके पैक करके बेचा जाए, ताकि किसानों को भी सही दाम मिल सके। तो इसलिए यहाँ पर ये प्लांट लगाया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पे लगभग 35 किसान और 200 बीघे ज़मीन में 6000 सिंघाड़ा प्रतिवर्ष 6000 क्विंटल सिंघाड़ा प्रतिवर्ष पैदा करते हैं, जो जैसा कि मैंने पहले बताया सही दामों पे नहीं बिक पा रहा है। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।